Hello students, class 9th subject social science, and in this class we are starting the questions of the chapter the constitutional design. सबसे पहले जो NCERT वाले क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है ABCD करके, है ना, जिनमें से आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग सही है, अगर नहीं है तो इनमें क्या और चेंजेस किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनका एक स्ट्रेट ओपिनियन था जिसमें हमारा भारत आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात की गई थी. तो ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत है. यहाँ पर ओपन माइंड नहीं थे वो, इसमें कंसेंसस हुए थे. यहाँ पर उन्होंने पोलिंग करी थी जिसमें पता लगता है कि इंडिया को डेमोक्रेटिक होना चाहिए. ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंसेंसस आ जाएगा. ठीक है, और अबाउट नहीं आएगा यहाँ पर. फिर इस लाइन को आप नॉट डेमोक्रेटिक वाला जो सेंटेंस है वो हटा सकते हो, साफ साफ लिखोगे हैड ए कंसेंसस अबाउट द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक. ओके, ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड द सेम व्यू ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. देखो ये भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. सेम व्यू उनका किस पर था, सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर था. तो जहाँ पर ऑल प्रोविजन लिखा रहा है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़. स्टेटमेंट नंबर सी, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी. तो इसमें जो दो शब्द लिखे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, दोनों में आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे. ये स्टेटमेंट ऐसा आएगा, अ कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री. तो ये तो स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाता है. हमने देखा भी है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है. तो आप इसमें लिखोगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट सीलियंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में ABCD इन चारों ऑप्शंस में से क्या मेन कॉन्फ्लिक्ट था. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, या फिर मेन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी. तो जब आप ये डी वाला ऑप्शन पढ़ोगे, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी, तो यही इनका मेन कॉन्फ्लिक्ट का इशू था. जिसमें जो कलर्ड माइनॉरिटी है, मतलब जो वाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे, है ना, और जो ब्लैक वहाँ पर मेजॉरिटी है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. इसी का सी वाला ऑप्शन पढ़ना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसमें साफ साफ लिखा है वाइट मेजॉरिटी एंड ब्लैक माइनॉरिटी. तो कंफ्यूज मत होना. साउथ अफ्रीका में आपको पता है वाइट जो थे वो माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में नहीं थे. ओके, इस वजह से सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. और जब आप पढ़ोगे ए वाला ऑप्शन, तो इसमें लिखा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर. तो हमने साउथ अफ्रीका में कभी उनके नेबर्स की बात नहीं करी है, ए ऑप्शन हो जाता है गलत. बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर नहीं था. तो साफ साफ सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दिस इज अ प्रोविजन दैट हैज़ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव. अब आपको ABCD में से बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रोविज़न है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा. सबसे पहला लिखा है द पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. बिल्कुल, वहाँ पर जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनकी पावर डिस्क्राइब की गई है. सेकंड ऑप्शन है नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट. तो नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं होता है. ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा सही आंसर. ठीक है, सी अगर हम पढ़े पावर ऑफ द लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो कि लॉ बनाती है, एक तरीके से पार्लियामेंट आप मान सकते हो इन दी सेंट्रल फॉर्म. और अगर स्टेट की मैं बात करूँ तो इसको लेजिस्लेचर ही बोलते हैं. इसका डी अगर हम पढ़ेंगे नेम ऑफ द कंट्री, बिल्कुल डी में नेम ऑफ द कंट्री दोनों लिखे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मैच आपको करना है ABCD. आपको 4 नेम गिवन है और नेम में उनके जो काम थे उनको आपको क्या करना है, मैच करना है. तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क, ये आपको खुद को करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्पीच के बारे में जिसका नाम है थ्रस्ट विद डेस्टिनी. ये स्पीच आपने बहुत बार सुनी होगी वैसे,
शायद गौर ना कराओ, जब हमारा इंडिया आज़ाद होता है तब जो पहली स्पीच मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, उस टाइम के जो हमारे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, उस स्पीच को बोला जाता है थ्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ओके, इस स्पीच के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जब हम वो स्पीच देखेंगे उसके बाद आपको ये खुद से करना है। मैं वो स्पीच आपको अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में, उसको लिसन करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे सोवरेनेज हो गया, रिपब्लिक हो गया, फर्टर्निटी हो गया, सेकुलर हो गया। इन वर्ड्स को आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब तो क्या ही करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, इसमें को क्या करना है, आपको सिर्फ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको लीव करना है। ये वाला आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा है हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26। आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो November 26, 1949 को कंप्लीट हो गया था बनकर। इस दिन को मनाते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इसमें आपको पूछा गया कि आपकी स्कूल में इस बार क्या क्या तैयारी की गई थी। तो ऑब्वियसली अभी तो कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से कोई तैयारी नहीं की गई होगी, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको आपके आंसर में अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ब्रीफ आइडिया है थोड़ा बहुत कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड कौन थे, कितने मेंबर थे, उस इन सब चीज़ों को आपको उसको लिखकर पूरा करना है। ओके, और जैसे एक जनरल फेस्टिवल हम मनाते हैं स्कूल में, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया अ डेमोक्रेसी, हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दिस फैक्टर। तो यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स के माने ABC, इनमें लिखा गया है कि इंडिया डेमोक्रेसी है तो क्यों है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, और अगर सही लिखा है तो क्यों, और अगर गलत लिखा है तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। फर्स्ट आता है डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। डेमोक्रेसी जो है इंडिया में वो ब्रिटिश रूल की देन नहीं है, वो उनका गिफ्ट नहीं है। ठीक है, वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। हाँ, हम मानते हैं कि जो हमने जो ट्रेनिंग ली है रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वर्क करने की, वो ब्रिटिशर्स से मिली है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ द डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें कॉलोनियल रूल जो चल रहा था ब्रिटिशर्स का, उसको चैलेंज किया है, और साथ ही साथ जो फ्रीडम इतनी देर से इतने टाइम से डिनायल कर रहे हैं उसको भी चैलेंज किया है। इस वजह से इंडिया कुछ भी हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन डेमोक्रेटिक ज़रूर होता। ऑप्शन नंबर सी, वी आर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस, द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन सीवर अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शो द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दीज लीडर्स। तो बिल्कुल वी वर लकी, हमारे जितने भी लीडर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हम लकी थे कि हमारे पास में ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस को ज़ाया नहीं होने दिया और इंडिया को एज अ डेमोक्रेसी लीड किया। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक बुक का पैराग्राफ आपको यहाँ पर गिवन है। इस बुक का नाम है मैरिड वुमेन, जो कि 1912 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इसमें आपको लिखा गया है, गॉड हैज़ मेड द फीमेल स्पीसीज डेलिकेट एंड फर्जाइल बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, पिटिबली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसमें एक तरीके से ऐसा बोला गया है कि जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी कमज़ोर बताया गया है, उनको काफ़ी नाजुक बताया है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ठीक है, और जो खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। दे आर दस डेस्टिनेटेड बाय गॉड टू रिमेन इन मेल प्रोडक्शन। इस वजह से ये हमेशा पुरुषों की प्रोडक्शन में रहती हैं, ऑफ फादर, हस्बैंड एंड सन ऑल देयर लाइव्स। अपनी पूरी उम्र में या तो अपने बेटे के, हस्बैंड के या फिर उनके फादर के प्रोडक्शन में रहती है। वुमेन शुड देयरफॉर नॉट डिस्पायर बट फील ऑब्लिगेटेड दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्व ऑफ मैन। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि इस वजह से इन्हें इंसानों का मतलब हम पुरुषों का एहसान मानना चाहिए और इनकी सेवा उम्र भर करनी चाहिए। ठीक है, डू यू थिंक द वैल्यूज़ एक्सप्रेस इन दिस पैराग्राफ रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहली बात तो ढंग से पढ़ना वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब आप इसको सही से पढ़ोगे तो आपको पता लग ही रहा है साफ साफ कि इसमें एक कम्युनिटी जो विमेन कम्युनिटी है उसको अंडरलाइन किया गया है, उसको डाउन प्ले किया गया है, मतलब उनको थोड़ा नीचा दिखाया गया है। नीचा ऐसा नहीं, थोड़ा कमज़ोर बताया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल माना गया है। तो श्योरली दिस वैल्यू डजेंट लाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पूछा है ना, और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो बिल्कुल यस इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंशियल ओपिनियन ऑन मैन एंड वेमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजन वाई ईच ऑफ दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू। ठीक है, ABCD आपको 4 एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पॉइंट बताए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। ए हम पढ़ते हैं, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। तो नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनकी अथॉरिटी बाकी अन्य कानूनों से ज़्यादा होती है। अन्य कानून से मतलब आप या किसी सोसाइटी के नियम आप मान सकते हो या फिर किसी कम्युनिटी के लॉज आप मान सकते हो, लेकिन वो कम्युनिटी के लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो सेम भी नहीं होते हैं, वो हमेशा उससे कम होते हैं, है ना। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फाउंड। बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि हमें बताते हैं वो कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फॉर्मेशन या फिर उनमें इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, राइट ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट ऑन दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बताया गया है जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट के पावर भी उनकी लिमिट के साथ में बताए गए हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसको पढ़ने में गलत लग रहा है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशन को और इंडिविजुअल वैल्यूज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो NCERT वाले क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी बुकलेट के जो MCQ टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप है उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके।